क्या यागिक, आज तो वीडियो चालू हो गई तेरा? हाँ भाई साहब नहीं यस लगेगा? भाई साहब नहीं लगेगा, हटा दिया क्या? सर, अभी एप्लीकेशन डाली है चेंज की, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बारिश में भी चल रहा है आज तो, क्या बात है। यस गुड। हाँ, बाकी लोग देखो, वीडियो ऑन करो। टिया। सर आज नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। अच्छा। निष्ठा। निष्ठा तेरा भी परमानेंटली बंद हो गया क्या? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। कौन एक एब्सेंट है? हो गया, पीएनसी सबने कर लिया कंप्लीट। स्टार्ट करें नया चैप्टर। ओके। स्ट्रेट लाइन अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री प्लस एल्जेब्रा का कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है। एक मिनट के लिए मैं सिर्फ सीक्वेंस देख लूं कि किस सीक्वेंस में मुझे पढ़ाना है। लाइट कभी भी जा सकती है, तो क्लास कभी भी बीच में अपनी रुक सकती है। सो मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑल राइट। अरे वाह रिया। रिया। यस सर। अरे क्या बात है, बहुत दिनों बाद तेरी शक्ल दिखी है मुझे। कौन सर वो एब्सेंट? आज वाईफाई से पढ़ रही हूँ इसलिए। एब्सेंट कौन है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं प्लेन ज्योमेट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड, जिसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं, बिकॉज यूक्लिड, द जीनियस यूक्लिड एक्चुअली स्टार्टेड विद ज्योमेट्री। ठीक है। तो ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूक्लिड ने दिए थे, इसीलिए उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी बोला जाता है। हम प्लेन ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं उसको। बहुत ही जबरदस्त, आई थिंक मेरे ख्याल से थ्रिलिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकता हूँ मैं ज्योमेट्री को, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आता ज्योमेट्री का, अभी तुम लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम किया नहीं है, इसलिए मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे। जो तुम स्कूल लेवल की प्रॉब्लम बोलते हो वो बिल्कुल थ्रिलिंग क्या हो सकता है, वो तो एकदम इतना इतना घटिया होता है कि उसके लिए कुछ कह नहीं सकते अपन, बहुत ही बेसिक चीज होती है वो। तो अगर ज्योमेट्री का थ्रिल फील करना है तो उसके लिए बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। पहले 80s में जब आईआईटी का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ करता था, उसमें ज्योमेट्री भी था। ज्योमेट्री वाज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स, बट धीरे धीरे उसको कम करते गए और धीरे धीरे कैलकुलस को आगे लाते गए। कैलकुलस जो है वो कॉलेज लेवल का मैथमेटिक्स है, बट somehow over the period of time calculus has been introduced much more than these topics. स्कूल लेवल पे हमें ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी और इस तरह की चीजें पढ़नी चाहिए, बट धीरे धीरे अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये खत्म करते जा रहे हैं और कैलकुलस को ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है। एनीवे, वट एवर चेंजेस हैपन डजेंट मैटर, हम लोग तो सभी के लिए तैयार रहना है। बट ज्योमेट्री में बहुत यूज करता हूँ और ज्योमेट्री हर जगह यूज भी होगा, इवन कैलकुलस में भी ज्योमेट्री यूज होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा, वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री को एल्जेब्रा के साथ जब हम रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हैं। दैट इज दी ज्योमेट्री प्लस एल्जेब्रा इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो निकाला है वो डे कार्टे ने,
ही वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसने की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया था। तो जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर हम एल्जेब्रिकल क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल देते हैं। ओके, जैसे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है पॉइंट। ओके, लेकिन अगर मैंने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया एक्स कॉमा वाई से, इसी पॉइंट को मैंने लिख दिया 1,2 1,2 से रिप्रेजेंट कर दिया, या इन जनरल एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का है बट रिप्रेजेंटेशन हम एल्जेब्रा से कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स कोऑर्डिनेट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखने में क्या होता है, एक तो कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए शुरू शुरू में इन द बिगिनिंग, यानी अगर तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ठीक से पढ़ लिया, बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रेट लाइन में अपने को 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे, है ना। स्ट्रेट लाइन अगर ठीक से पढ़ लिया तो बाकी की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, एक सर्कल आएगा, उसके बाद कॉनिक सेक्शन आएगा। कॉनिक सेक्शन से तो बच्चे इतना डरते हैं, मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, 3 और उसमें कर्व्स आते हैं कॉनिक सेक्शन में। ये टोटल मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस होता है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये टोटल मिला के हमारा सिलेबस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन को ठीक से समझ लिया, ठीक से पढ़ लिया, ठीक से प्रैक्टिस कर लिया, ठीक से जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे फॉलो करते जा रहे हो, तो आगे के सारे चैप्टर बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। सिर्फ इतना सा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट्स वही रहने वाले हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएंगे, कुछ नए रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे, बस यही फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन को ठीक से समझना और पढ़ना, बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना। कार्टेशियन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज डे कार्टे को रेस्पेक्ट देने के लिए, है ना। डे कार्टे ने इन्वेंट किया था, इसीलिए हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। करेक्ट। जो 10th क्लास में तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, जिसमें कि मेरे ख्याल से एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला सिखाते हैं, और शायद एरिया ऑफ द ट्रायंगल सिखाते हैं, है ना। ऑफ कोर्स वो भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में करेंगे उन चीजों को। ठीक है, और उसके बाद फिर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है, धीरे धीरे हम बिल्डअप करेंगे चीजों को, बट ध्यान से पढ़ते जाओ, ध्यान से समझते जाओ। ठीक है, इरेगुलरिटी विल बी द रियल डेंजर, है ना। इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, ना ही क्लास अटेंड करने में, ना ही होमवर्क कंप्लीट करने में। रेगुलरिटी को तो एकदम मूल मंत्र मान के चलो कि वो तो हमें रखना ही रखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एज आई टोल्ड यू कि ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को अगर हम एल्जेब्रिकल चीजों से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन का मीनिंग सब लोग जानते ही है, एक्सियम होता है, उसका डेफिनेशन होता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन अगर उसी स्ट्रेट लाइन को मैं 2x + 3y = 5 से रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हो गया। आया समझ में? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए ज्योमेट्री प्लस एल्जेब्रा दोनों पे कमांड होना चाहिए। एल्जेब्रिकल मैनिपुलेशंस भी काफी काम आएंगे, एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग काम में लेंगे। ओके, ऑफ कोर्स ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स तो हम लेंगे ही लेंगे काम में, तो दोनों चीजों पे ही कमांड होना चाहिए, और यही मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पेशेंस रखना है, शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि बच्चे सोचते हैं। ओके, या फिर कह सकते हो कि मैं उसको इजी से इजी बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बोल दो। ओके, जैसे कि ये प्लेन हो गया, दिस इज अ सिंगल प्लेन, है ना। इसको हमने 2 डायरेक्शन से इसको हमने रिप्रेजेंट किया।
लेंथ ऐसे बोल दो, ब्रेड्थ ऐसे बोल दो, या लेंथ ऐसे बोल दो, ब्रेड्थ ऐसे बोल दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, केवल दो डायरेक्शंस अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम इस पूरे प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम स्पेस की बात करें, थ्री डायमेंशनल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये रूम में स्पेस है, तो इसके लिए हमें एक और चीज चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड देन हाइट। ठीक है, तो ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट बन जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि इसको हम 3D में बोलेंगे, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का यूज करेंगे। जब हम एक प्लेन की बात करेंगे तो उसको हम 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें केवल लेंथ या ब्रेड्थ, या कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही से ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पूरे प्लेन को, राइट। तो हम लोग जो कर रहे हैं 11th में जो अपने हैं वो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फिर इसी का 12th में आएगा जिसमें 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोल देते हैं, वो इसी का एक्सटेंशन भी होगा। साथ में उसमें वेक्टर्स और ऐड हो जाएंगे। ऑफ कोर्स वेक्टर्स हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे 3D में, बट उसको अगर 3D में कर लिया तो 2D में तो हम उसको अप्लाई कर ही सकते हैं। ओके, सो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं बनाते हुए सीधा सीधा मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हमने पूरे प्लेन को 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब जनरली तुम लोग जो पढ़ते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो एक्स एक्सिस ऐसे बनाते हो, वाई एक्सिस ऐसे बनाते हो, मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। क्यों, किसने बताया ये कि भाई ये जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हम प्लेन को जैसे मैंने एक्स एक्सिस ऐसे बनाया और वाई एक्सिस ऐसे बना दिया तो वो भी सही है, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने ओरिजिन बोल दिया। ठीक है, इस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं ऑब्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक, और उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर का मतलब 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एक ही बात है। ऑब्लिक का मतलब inclined to each other at some angle, this angle could be 90 also। तो जनरल जो हुआ वो ये वाला हुआ, जनरल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाला हो जाएगा। ओके, अब मैंने इसमें कोई पॉइंट चूज किया इस सिस्टम में, P पॉइंट ए से x, y, तो x और y का क्या मतलब है? x का मतलब हो जाएगा कि फ्रॉम द ओरिजिन वी वांट टू रीच एट दिस पॉइंट, तो हमें x डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस की तरफ चलना है, और y डिस्टेंस जो है हमें y एक्सिस के अलोंग चलना है, यानी उसके पैरेलल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सो देयरफॉर P से मैंने एक लाइन बनाया पैरेलल टू y एक्सिस ऐसे, और इसको मैंने Q बोल दिया। ओके, that means this is x coordinate, this length is x coordinate and this length is y coordinate. This is the meaning of representation of any point by coordinates x and y. Okay, और ये सब थिंकिंग जो स्टार्ट किया था वो डेकार्टे ने किया था। डेकार्टे was again a genius to represent the geometrical concepts by algebra, by using algebra। ठीक है, सो ये जो x और y हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका मीनिंग ये वाला हो जाएगा इन केस ऑफ ऑब्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन यही तो सेम हो जाएगा जब हम इस y एक्सिस को परपेंडिकुलर बना देंगे, तब भी सेम ही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना सा पड़ेगा कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होना चाहिए, तो P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ऑब्लिक कार्टेशियन सिस्टम अपने कोर्स में नहीं है। अभी तो रेक्टेंगुलर पढ़ लें वही बड़ी बात है, ऑब्लिक तो फिर बहुत दूर की बात है। लेकिन ऑब्लिक के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा जिससे कि तुम लोग को पता लग जाए कि ऑब्लिक कार्टेशियन सिस्टम का क्या मतलब होता है, एंड दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ऑब्लिक सिस्टम के लिए डिराइव करेंगे, उसको हम रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा को अगर हम 90 ले लेंगे
तो वो रेक्टेंगुलर के लिए भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस डिराइव द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला एंड दैट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, ध्यान रखना इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स भी काफी हैं, है ना, लेकिन थ्योरी को अगर समझ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, ओरिजिन ले लिया, पॉइंट ए लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, पॉइंट बी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, ठीक है। यहां से मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया वाई एक्सिस के, यहां से भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया वाई एक्सिस के, ठीक है। ए बी इन टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड x2 y2, एक लाइन यहां से पैरेलल ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के। ऑलराइट, सब सही है। ओके, नाउ यहां से यहां तक, ओरिजिन से यहां तक x कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस x2 हो जाएगा, ये वाला x2 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये x1 हो गया, देयरफॉर ये वाला बच गया x2 माइनस x1, सो दिस इज x2 माइनस x1। सिमिलरली यहां से यहां तक ये y2 हो गया और ये वाला y1 हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा y2 माइनस y1। करेक्ट। नाउ सिंस दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल मैंने थीटा लिया है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हुआ तो ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। पाई मीन्स 180 डिग्रीज, पाई रेडियंस या 180 डिग्रीज, वन इन द सेम थिंग। ओके, ये किसी के दो कनेक्शंस आ रहे हैं, देखो जरा क्या कंफ्यूजन चल रहा है। ऑलराइट, नाउ यहां से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यानी ए बी का लेंथ निकालने वाला हूं, बट इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मुझे ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं बॉक्स बना के, तो वो ध्यान रखना है। बीच बीच में देखो बहुत सारी चीजें काम आती हैं। सपोज एबीसी इज अ ट्राइंगल, ओके, opposite to vertices ABC, the sides are represented by small abc and the angles are represented by capital ABC. राइट, ठीक है। तो दो रूल्स में लिख रहा हूं, दोनों में से ऑफ कोर्स मैं एक ही रूल काम में लूंगा, बट ये दोनों काफी काम आते रहते हैं। तो एक रूल तो होता है साइन लॉ, इसका मीनिंग होता है साइन ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय सी। दिस इज वन रूल, साइन लॉ बोलते हैं इसको। दूसरा रूल होता है लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन्स लॉ। कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ में किसी भी एक साइड का स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर मैंने लिखा, इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, जैसे ए का स्क्वायर लिखा तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम माइनस का 2bc मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए, सो माइनस का 2bc इंटू कॉस ए, ये हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा। एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर बी स्क्वायर आ जाएगा
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, साइड से ये सब छोटे हैं, इंटू कॉस ऑफ बी। सिमिलरली एक और लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ सी। ये दो लॉज हैं जो हम काफी काम में लेंगे। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया बिकॉज दिस इज बीइंग यूज्ड बट नॉट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द चैप्टर विच वी आर डूइंग। ओके, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है जिसको हम प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स बोलते हैं, एसओटी के नाम से ज्यादा बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। कोई भी ट्राइंगल हमने एबीसी ले लिया, साइड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स एबीसी से रिप्रेजेंट होती हैं, कैपिटल लेटर्स जो हैं वो एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, साइड्स ऑपोजिट वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के लिए एंगल्स होते हैं। देन साइन लॉ होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। लॉ ऑफ कोसाइन होता है, ए स्क्वायर यानी स्मॉल ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए इंटू कॉस बी, एंड सी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। करेक्ट। नाउ लेट अस कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग जो हमें चाहिए था। ओके, ए बी का स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल में मैं कॉस लॉ लगा रहा हूं, इस वाली साइड का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। सो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। आ गया समझ में? नाउ कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो वो यहां आ जाएगा। देयरफॉर ए बी का स्क्वायर या ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा cos थीटा। ये रूट के अंदर ले लिया हमने। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव हो गया इन केस ऑफ ऑब्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, 30 सेकेंड्स देना, मैं वापस आ रहा हूं। ऑल राइट, यस, स्टार्ट करते हैं वापस। नाउ सो देयरफॉर दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्लिक सिस्टम। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम के लिए निकालना चाह रहे हैं तो थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री डाल देंगे। जब cos 90 लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0, cos 90 इज 0। देयरफॉर फॉर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, for rectangular Cartesian coordinate system, the distance formula will become
रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। डायरेक्टली भी डिराइव कर सकते थे, क्योंकि जब हम रेक्टेंगुलर लेंगे तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही डिराइव हो जाएगा, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ऑलराइट, दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला विच इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट वाला डिराइव करेंगे विच इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एक या ऐसा बोलें कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक थर्ड पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है इन रेशियो, पर्टिकुलर गिवन रेशियो। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? ओके, वो जो डिवीजन है वो इंटरनल डिवीजन भी हो सकता है और एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है। इंटरनल डिवीजन तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th में, मुझे नहीं पता कि वो डिराइव किया था कि नहीं किया था, मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं पूरा, ठीक है। और फिर हम एक्सटर्नल डिवीजन की भी बात करेंगे और फिर इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब मैं अपने आप को कन्फाइन रखूंगा रेक्टेंगुलर सिस्टम के लिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर सिस्टम ही हमारे सिलेबस में है। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया ऐसे, दिस इज ए x1 y1, this is b x2 y2 and there is a point p here जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिया x और y, और जो p पॉइंट है वो m/n के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, x1 y1 x2 y2 एज वेल एज m एंड n की फॉर्म में। दिस इज आवर टारगेट, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इधर इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इधर, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहां से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। नाउ यहां से यहां तक दिस इज x और यहां से यहां तक x1, तो ये मेरे पास बच गया x माइनस x1। यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x है, तो ये वाला मिलेगा मुझे x2 माइनस x। From this to this is y, and from this to this is y1. So this is y minus y1. यहां से यहां तक ये y2 है, यहां से यहां तक y है, तो ये मिलेगा y2 माइनस y। Alright, now because this line is parallel to this line and this is a transversal line, so this angle is equal to this angle, corresponding angles. So this triangle, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए बाय ए प्रॉपर्टी। अब अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है। सो AP अपॉन PB is equal to this upon this is equal to this upon this. That is AP upon PB का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, M upon N is equal to x minus x1 divided by x2 minus x.
इज इक्वल टू, दूसरा वाला लेंगे तो y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। आगे समझ में? अगर मैं इसको और इसको यूज करूं, इन दोनों को यूज कर रहा हूं, सिंप्लीफाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। इसको उधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो x का वैल्यू मेरे पास डिराइव हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको और इसको जब हम साथ में लेंगे तो नथिंग इज चेंज, केवल x की जगह y लिखा हुआ है हर जगह पर। x की जगह y है, x1 की जगह y1 है, x2 की जगह y2 है, x की जगह वापस y है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। आ गया समझ में? ठीक है, Yes, sir. दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, जो ऑफ कोर्स 10th क्लास में भी तुम लोगों ने पढ़ा है। मुझे पता नहीं कि डिराइव किया था कि नहीं किया था। डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। याद कैसे रखते हैं? याद रखने का तरीका ये है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो m जो है वो x2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, n x1 से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। आ गया समझ में? ठीक है, क्लास में बोलना है, चुपचाप नहीं रहना है। फिर आ गया। हाँ, Yes, sir. यस, ठीक है। ऑफ कोर्स 10 में पढ़ा हुआ तो आ ही गया होगा, इजी भी है। ठीक है, बट धीरे धीरे अपन डिफिकल्टी लेवल को बिल्डअप करने वाले हैं। नाउ अब इसी के कुछ पर्टिकुलर केसेस लेंगे सेक्शन फॉर्मूला के। सबसे पहला और सबसे इजी केस आ जाता है मिड पॉइंट। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो वैलिड हैं फॉर इंटरनल डिवीजन। द डिवीजन इज इंटरनल, इंटरनल डिवीजन, यानी जो पॉइंट P है वो लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में। ओके, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की बात करें तो सपोज ए पॉइंट इज x1 y1, b point is x2 y2 and there is a point P which is the midpoint of AB। तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा, तो m और n दोनों का वैल्यू 1 1 डाल देंगे। देयरफॉर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, आई एम सॉरी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। देखो कितना अटेंटिव रहना पड़ता है मैथ्स पढ़ने के लिए। मैंने जरा सा कुछ और चीज सोची और एकदम से गलती हो गई, तो यू हैव टू बी ऑलवेज इन द प्रेजेंट। आगे समझ में? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई Yes, टू, sir. y1 प्लस y2 बाई टू। फिर इसका ही नेक्स्ट केस लेंगे जिसमें हम बोलते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। किसी ट्राइंगल के अगर मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेंट्रॉइड, तो हम कैसे निकालेंगे? एनी ट्राइंगल, जब भी ट्राइंगल बनाओ हमेशा स्केलिन बनाना है, अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन टू यू। नहीं तो मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है हमेशा ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे,
ऐसा शानदार सुंदर दिखने वाला ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। और ये हमेशा आइसोसेलेस या मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विलेटरल लगता है, चाहे गिवन ही नहीं हो, लेकिन हमें तो ऐसा ट्रायंगल बनाना पसंद है, विच इज अ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि हम अननेसेसरीली जो गिवन नहीं है उस चीज का भी हम यूज कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एकदम एकदम बंद कर दो इस वाली आदत को। तो ट्रायंगल हमेशा स्केलन बनाओ, जिससे कि हम कोई भी चीज ऐसी यूज ना करें जो गिवन नहीं हो क्वेश्चन में या और कहीं। नाउ इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लिया, a के कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लिया, c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 ले लिया, करेक्ट। क्योंकि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन के ऊपर होता है। मीडियन इज अ लाइन which joins the midpoint of the opposite side to the vertex. मीडियन हमेशा मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब यहां पे लेते हैं एक पॉइंट G, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी होता है कि वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 कहां पर होता है? towards the vertex. Towards the vertex, yes. This is also very important. नहीं तो 2:1 बोल देते हैं और पता नहीं होता कि 2 किधर है और 1 किधर है। ओके, सो जी के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालेंगे, जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने अपने को, है ना। वही सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। आ गया समझ में? ठीक है। अभी 10th क्लास वाले बच्चों की तरह नहीं करना है एक एक चीज को लिख के, मेंटली करना सीखो कैलकुलेशंस। 2 इंटू दिस किया, ये 2 और वो 2 कट जाएगा, x2 प्लस x3 बचेगा, प्लस 1 इंटू x1 यानी x1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3। So we get the coordinates of centroid to be x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3। ये हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए ऑफ अ ट्रायंगल। आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, यस। sir. अब मैं निकालता हूं इन सेंटर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। Let us see how many of you really know about the difference of incenter, circumcenter, centroid और एक और कौन सा बचा है? ऑर्थोसेंटर। देखते हैं कितने लोग जानते हैं। ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? बताओ। ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, इंसेंटर एंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड तो मैंने बोल दिया वैसे तो। सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस। मीडियंस का मतलब हो जाएगा मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन। ऑर्थोसेंटर कौन बताएगा मुझे? बस अब सब चुप हो गए। हाँ दक्ष, सर नहीं पता। नहीं पता, इसलिए तेरे को बोलता हूं, ठीक है। मार्क्स कितने आए थे तेरे? 94। 94, है ना। 100 में से 94 अपन मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। किसी के 99 भी आए होंगे, 100 भी आए होंगे,
उसके बाद भी हमें नहीं पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और उसके बाद भी हमें ये गलतफहमी रहती है कि मैथ्स मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं है। दक्ष, मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट नहीं करना है, ठीक है। और ये भी नहीं समझना है कि मैं जैसे कई लोग क्या बोलते हैं मुझे कि आप डिप्रेस करते हो बच्चों को, ठीक है, आप उसको मतलब बोलते हो कि आप कुछ नहीं जानते हो, ऐसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी बोलते हैं। मतलब आप अल्टीमेटली आप उसको गलत चीजें बताते हो। ऐसा नहीं है, मैं तुम लोग को फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्क्स लाना बिल्कुल अलग चीज है, सब्जेक्ट को जानना बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, ऐसा जरूर है कि अगर सब्जेक्ट को जानते हो तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे, आने ही चाहिए। लेकिन मार्क्स लाते हो तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सब्जेक्ट समझते हो या सीखते हो या जानते हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सब्जेक्ट को सीखो, मार्क्स के ऊपर काम मत करो। वो तो बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए, होगा ही, नोबडी कैन स्टॉप इट। इसलिए जो इल्यूजन्स डेवलप हो जाते हैं हमारे मार्क्स लाने की वजह से, ये जो सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम, जो पूरा, क्या बोलूं मैं यार, मतलब अजीब ही सिस्टम बना हुआ है। बस मार्क्स लाता है बच्चा, समझता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ठीक है। तो जब तक इसको दिमाग से नहीं निकालोगे तब तक चीजें सही तरीके से नहीं सीख पाओगे। अभी अभी तुम लोग 10th पास करके आए हो, 9 में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, ज्योमेट्री पढ़ते हो, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड में डिफरेंस मुझे नहीं बता सकते हो। अभी देख लो तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन है। और सबसे आसान भी तुम लोगों को मैथ्स लगता है, ये भी कमाल की बात है, क्योंकि डेप्थ में जाते ही नहीं हो, बस मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़ते हो। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब वो फॉर्मूला कहां से आया भगवान जाने, हमें क्या मतलब है, मुझे तो मार्क्स लाने से मतलब है। बस वहीं पे लूप होल क्रिएट हो जाता है। और कोई है क्लास में जो बता सकता है मुझे? ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड। ऑफ कोर्स सेंट्रोइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो 3 बताने हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। आर्यम, लग रहा है कुछ बोलना चाहता है। सर सर्कम सेंटर ट्राई कर सकता हूँ बताने की। ट्राई कर सकता है वो भी? वाह। सर श्योर नहीं हूँ कि वही सर्कम सेंटर है या नहीं है। तेरे कितने नंबर आए थे 10th में? हाँ, अभी सबसे पूछूंगा मैं, वेट फॉर योर टर्न। तेरे कितने नंबर आए थे मैथ्स में? सर 98। हाँ, 2 नंबर कहाँ छोड़ आया, वो भी ले आता। अब उसके लिए बोल रहे हैं सरकम सेंटर ट्राई करूंगा। चल बता, ट्राई कर। सर अगर हम एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे तो जो सर्कल का सेंटर होगा वही सर्कम सेंटर होगा। एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे। ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे? यस सर। अरे वाह यार, कितना नहीं अच्छा सर, ट्राई बाहर। किया तूने। हाँ, मैंने सोचा शायद एक तो सही बता दे। खुद ही बोल रहा है कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे, उसका जो सेंटर होगा वो सरकम सेंटर होगा। वाह, क्या जबरदस्त डेफिनेशन दी है। अब तुझे इस बात की क्या गारंटी है कि ट्राइंगल के अंदर वो सर्कल बन ही जाएगा? सर्कल जो है वो सर तीनों साइड के मिड पॉइंट से पास करेगा तो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गलतियां करता जा। सुना नहीं तूने कि एक गलती को जब हम छुपाने की कोशिश करते हैं, जब चीजें नहीं आती हैं, तो देन वी स्टार्ट अ चेन ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। फिर और गलतियों पे गलतियां होती ही जाती हैं। अब जो जो तूने बोला है वो बताता हूं मैं तुझे, है ना भाई। ये सही चीजें नहीं लिख रहा हूं मैं, ये आर्यम ने बोला है वो लिख रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। जो आर्यम ने सीखा है वो बता रहा हूं। आर्यम ने सीखा कि मैंने एक ट्राइंगल ऐसा बनाया, ठीक है, और फिर एक सर्कल बना दिया जो अंदर
इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है कि टच कर रहा है, ये भी बता दें। अब देखो उसके लिए स्माइल आ रही है इसको। अब ये भी नहीं पता कि पास हो रहा है कि टच कर रहा है। एक तो अंदर सर्कल बना रहा है तो उसको सर्कम सर्कल बोल रहे हैं, तो फिर इन सर्कल किसको बोलेंगे? अबे इन और सर्कम में तो डिफरेंस समझ में आता होगा, अंग्रेजी है ये तो फिर अंदर वाले सर्कल को सर्कम सर्कल बोलेगा या इन सर्कल बोलेगा? सर इन सर्कल। तो फिर तू तो सर्कम सर्कल की डेफिनेशन समझा रहा है मुझे। पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक, नहीं पता इसको कि टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, दोनों में डिफरेंस होता है ना? पास होने का मतलब तो ऐसे हो जाएगा यूं, और टच करने का मतलब ऐसे होगा। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इसका मतलब वैसे टच करने से ही था, इसको पता नहीं था कि टच करना क्या होता है और पास होना क्या होता है। खैर एनीवे, ये तेरे को मिड पॉइंट दिख रहा है कि इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का? नो सर। हाँ, तो तूने वो प्रॉब्लम क्या होती है, ट्राइंगल बताए, बेसिक प्रॉब्लम कहां शुरू हुई है? ये ट्राइंगल डेफिनेटली ऐसे ही बनाता होगा। बस जैसे ही ये ट्राइंगल बनाएंगे प्रॉब्लम शुरू। इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला ट्राइंगल बनाया जिससे पता लगे कि क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है। कोऑर्डिनेट सिखाने में मेरी जान निकल जाएगी तुम लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूं, और हर साल होता है ऐसा, तुम लोगों के साथ ही नहीं है ये, हर साल होता है। क्योंकि ज्योमेट्री इतना खराब, इतना 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 खराब तरीके से पढ़ते हो कि दिमाग खराब हो जाता है सुन के। वैसे तो सभी चीजें खराब पढ़ते हो, बट स्पेशली ज्योमेट्री तो एकदम वर्स्ट ही होता है। अभी बोल आ रही है, हम क्या करना है? सर गलत बताया था। हाँ, अभी जल्दी जल्दी बोलेगा तो मैं क्लास प्रोसीड करूंगा, और नहीं बोलेगा तो फिर मैं क्लास को रोक दूंगा बीच में। ये तुम लोग भी समझ लो अच्छी तरह से। अपनी गलती को फटाफट एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते जाओ। जब तक एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे तब तक लर्निंग एकदम वीक रहेगा, सीख ही नहीं पाओगे चीजों को। ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड लर्निंग कि यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स इमीडिएटली। चलो, कम से कम आर्यन में ये डेवलप हो गया है, दैट्स अ गुड डेवलपमेंट। ठीक है। सर्कम सर्कल क्या होता है? अच्छा, अभी कोई बीच में कोई बोल रहा था, बीच बीच में आवाज आ रही थी किसी की। मैंने बोला था कि आई विल गिव यू द, मतलब आई विल आस्क यू ऑल्सो। बोलो कौन बोल रहा था? नहीं? और किसी की है, कुछ कहना चाह रहे हो कोई भी? प्रियांशु का माइक नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, तू लिख के बता सकता है मुझे चैट में। प्रियांशु, नहीं, सब ब्लैंक एकदम। देखो क्या गजब की बात है। 9-10 का ज्योमेट्री मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा दोबारा, है ना? ये तो अपन बाद में सीखेंगे शायद। चलो, पहले इन सेंटर को डिराइव करने से पहले ये समझो, सेंट्रोइड तो क्लियर है सबको? सेंट्रोइड में थोड़ी कुछ बताना है। मीडियंस, तीनों मीडियंस जो हैं वो एक पॉइंट से पास होती हैं, इसका भी प्रूफ होता है। ऑफ कोर्स अब मैं इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि इसका प्रूफ भी बताने लग जाऊं, फिर तो 9-10 पढ़ाना ही शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना, राइट? हम लेते हैं एल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, एंड एंगल बाइसेक्टर्स। अभी देखो मैं बता रहा हूं, 10th क्लास की चीज है, 9th की या 10th की चीज है। ठीक है। अभी मैंने बताया है, तुम लोग को समझना है और ये भी अच्छी तरह से जानना है कि ये हमारे लेवल की चीज नहीं है, हमारे से बहुत बिलो लेवल की है। ये हमें आना चाहिए था, नहीं आया, इसलिए अच्छी तरह से सीखना है।
लेकिन जब मैं अगली बार यूज करूंगा उस समय गलती नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। नहीं आया मैं बता दूंगा, लेकिन बताने के बाद भी गलती कर रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। तो बताने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल में हम अगर वर्टाइसिस से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, उनको हम एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। इस वाले वर्टेक्स से इस साइड पे ड्रॉप किया, इस वाले वर्टेक्स पे इस साइड से ड्रॉप किया, और इस वाले वर्टेक्स से इस साइड पे हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया। तीनों एल्टीट्यूड्स एक पॉइंट से पास होते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं जो प्रूव की जाती हैं ज्योमेट्री में, ओके। और मैत्री भैया जब पढ़ाते हैं 9th-10th में ज्योमेट्री, तो उसमें सब चीजें बताई जाती हैं। ये मैंने स्पेशली बोला हुआ कि सारे प्रूफ बताने, ज्योमेट्री को इतना अच्छी तरह से समझाना है कि एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। एच से रिप्रेजेंट होता है ऑर्थो सेंटर। The point of intersection of all the altitudes of a triangle is known as orthocenter. आगे समझ में? यस सर। Perpendicular bisectors of the sides. तीनों साइड्स का हम अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन में फर्क होता है। मीडियन में तो मिड पॉइंट से हम ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है बस ऐसे एक परपेंडिकुलर बना दो और मिड पॉइंट से पास होना चाहिए साइड के, ठीक है। यहां से भी एक बनाया, इसका मिड पॉइंट, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। ये दोनों जहां मिलेंगे, थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हुआ है, ये मैंने ऐसे बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, और तीसरा वाला ऐसे बन जाएगा। साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये जो पॉइंट होता है इसको हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर को अगर हम सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाए, ठीक है, तो वो तीनों पॉइंट से, तीनों वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल से पास होता है ऐसे, और इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल जो सरकम स्क्राइब करे, बाहर ना कि अंदर। आगे समझ में? तो एक फंडा तो यहां से एकदम क्लियर हो गया कि ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस एंड ओ से सी का डिस्टेंस तीनों सेम हो जाएंगे, बिकॉज ये रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल हो गया। अर्णव थोड़ा चेहरा दिखने दे मुझे, कैमरा सही सेट किया कर या अपने आप को सही सेट कर। हाँ तेरे केवल बाल दिख रहे हैं मुझे, थोड़ी सी आंखें दिख रही हैं बस। हाँ, सर वो रिफ्लेक्शन आता है, मैं इसीलिए ऐसे रखता हूँ, पीछे ट्यूबलाइट है ना। हाँ तो थोड़ा सेटिंग अलग कर ले यार। पर जैसे अब तूने वीडियो भी ऑन कर रखा है और मुझे तेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस भी नहीं दिख रहे,
तो फिर फायदा क्या हुआ वीडियो का? ठीक है ना, उसका सेटिंग थोड़ा चेंज कर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुका है ना, पढ़ा है ना, तो अप्लाई करना जिंदगी में। ऐसे किया वैसे किया, अच्छा ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे किया ऐसे किया, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। खाली प्रॉब्लम ही थोड़ी सॉल्व करनी है, लाइफ में अप्लाई भी करना है उन चीजों को। आगे समझ में, करो प्रोसीड। एंगल बाइसेक्टर्स, नाम से ही क्लियर है, तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स। इस एंगल का बाइसेक्टर, अब ये ऑपोजिट साइड पे कहां मिलेगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी पॉइंट पे ऑपोजिट साइड से मिले, इट डजंट मैटर फॉर अस। एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए। एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे ही ये वाला, और ऐसे ही ये वाला। अगेन all three angle bisectors of a triangle are concurrent. Concurrent का मतलब passing through the same point. Three lines are said to be concurrent if they pass through the same point. इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सेंटर, इन सेंटर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इन सेंटर से साइड का डिस्टेंस सेम होता है, तीनों साइड्स का डिस्टेंस। जैसे सर्कम सेंटर से तीनों वर्टाइसेस का डिस्टेंस सेम होता है, वैसे ही इन सेंटर से साइड का डिस्टेंस। अब पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? बोलते जाओ, देखो ज्योमेट्री सीखना है तो बोलो जल्दी से। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, सपोज मैंने एक लाइन बनाई और एक पॉइंट बनाया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, क्या मीनिंग होगा? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस बन जाएंगी, ये भी बनेगा ये भी बनेगा ये भी बनेगा, ऐसे तो अपन कितना डिफाइन करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, तो मैंने यहां पर बोला इन सेंटर का लाइन साइड से डिस्टेंस, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों सेम होते हैं। इसलिए अगर मैं इसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाऊंगा तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा सर्कल इन पॉइंट्स के ऊपर, और इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। आगे समझ में? ज्योमेट्री में ध्यान रखना है थोड़ा, अगर विजिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। विजिबल नहीं हो तो मुझे बताना है। विजिबल है अभी तक डायग्राम सब? यस सर। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है Yes, sir. विजिबिलिटी पे, और कंफ्यूज नहीं होना है और मिक्स नहीं करना है चीजों को। ओके, सो चारों पॉइंट्स फिर से डिफाइन कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, फिर से नाम बता रहा हूं। एक ट्रायंगल में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। मीडियंस का मतलब होता है मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। ऑर्थो सेंटर, तीन एल्टीट्यूड्स जब हम ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड्स का मतलब वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर जो हम डालते हैं उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर भी एक सेंटर, सेंटर नाम आ गया इसका मतलब किसी न किसी सर्कल का सेंटर है ये। ठीक है, बट अभी उस सर्कल के बारे में मैं बताऊंगा तो सब लोग क्लास छोड़ के भाग जाओगे, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे कभी बात करेंगे जब टाइम मिलेगा। तो जब कभी ज्योमेट्री का डिस्कशन मुझे लगेगा कि ज्योमेट्री तुम लोगों के अंदर जा रहा है और अब मजा आ रहा है, तब शायद मैं हो सकता है कि बताऊं उसके बारे में, या एसओटी पढ़ने के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एसओटी में भी ज्योमेट्री काफी यूज होता है।
सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ऑर्थो सेंटर भी एक सर्कल का सेंटर होता है, इसीलिए उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। उस सर्कल को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना इजी नहीं है वो। ओके, उसके बाद आता है सरकम सर्कल या सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all three perpendicular bisectors of the sides of a triangle। तीनों कॉन्करेंट होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। उसको सेंटर लेके अगर हम उस पॉइंट से किसी भी एक वर्टेक्स के डिस्टेंस को रेडियस ले लें तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास होगा, उसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तीनों एंगल्स के अगर हम एंगल बाइसेक्टर्स बनाएं ट्राइंगल के, वो तीनों कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट होते हैं, उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम इन सेंटर बोलते हैं। उस पॉइंट से तीनों साइड्स का डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा, उस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। आगे सबको समझ में अच्छे से? ठीक है, अब भूलना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना है और परेशान नहीं करना है मुझे। ठीक है, तुम्हारे से बहुत तुम्हारे से नीचे लेवल की चीज है, इसलिए अच्छी तरह से आना ही चाहिए। करो प्रोसीड आगे। किसकी आवाज है? निष्ठा की आवाज है क्या? निष्ठा, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है मेरे पास में। हेलो, यागिक देखो, यागिक फिर से नहीं है क्लास में। ओके, करें प्रोसीड नाउ। वापस आते हैं मैं इन सेंटर की बात कर रहा था। ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर के भी हम कोऑर्डिनेट्स डिराइव कर सकते हैं। थोड़ा सा लेवल ऊपर है, इसलिए इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अभी पहले एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज इन सेंटर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अपन डिराइव कर रहे हैं। इन सेंटर, करेक्ट। देखो कैसे डिराइव करेंगे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ए, बी एंड सी। ओके, इसमें देखो फिर से एक और चीज मैं काम में लेने वाला हूं इसको डिराइव करने के लिए, जिसको बोलते हैं एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, मुझे नहीं पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं अभी एक बार यूज करके दिखाता हूं, अगर पढ़ा है तो ठीक है। यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ये, से दिस इज पॉइंट डी। ओके, इस वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट है। इस वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, क्या मुझे कोई बता सकता है बी डी अपॉन डी सी क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बी डी अपॉन डी सी।
C अपॉन B, BD अपॉन DC इज इक्वल टू C अपॉन B। प्रियांशु ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। प्रूफ जानता है क्या प्रियांशु? प्रियांशु, हाँ लिखा है, जानता है। ओके, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं इसको। एक बार इधर अगर अलग से बता रहा हूं मैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। प्रूफ अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ 10th लेवल की चीज है, केवल एप्लीकेशन में डिस्कस करूंगा। एंगल ए के दो बाइसेक्टर्स बन जाएंगे। एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये वाला बनाया मैंने, डी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर दो, एक एंगल बाइसेक्टर यहां से बनाएंगे, इसको हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। इसको हमने ई बोल दिया। तो BD अपॉन DC, या ऐसे बोले ज्यादा अच्छा होगा, BA अपॉन AC, BA अपॉन AC, AB अपॉन AC भी बोल सकते हो, एक ही बात है, इज इक्वल टू होता है BD अपॉन DC, BD अपॉन DC ठीक है। रादर आई शुड से DB अपॉन DC, BD मत लिखो, D के साथ लिखो। वैसे BD और DB एक ही बात है, बट फिर भी DB लिखना है। DB अपॉन DC इज इक्वल टू, E के साथ लिखना है EB अपॉन EC, EB अपॉन EC। ओके, this upon this is equal to this upon this, also equal to this upon this. This is the angle bisector theorem। एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए है, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए है। ऑफ कोर्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, काफी काम आने वाली है। यहां जो यूज हो रहा है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए यूज हो रहा है। सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा। दैट मीन्स C is to B का रेशियो, C is to B का रेशियो होगा अगर यहां तक समझ में आ गया तो मैं नीचे वाला डायग्राम रब कर दूं। Yes, sir. Sir. ठीक है, नाउ अब देखते हैं, यहां पर I आ जाएगा विच इज द इन सेंटर। ओके, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैन यू समहाउ टेल मी AI अपॉन ID, क्या ये वाला रेशियो बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, स्मॉल ABC की फॉर्म में? ट्राई करो 2 मिनट के लिए। AI अपॉन ID,
हाँ बच्चों, सोच लिया क्या? एनीवन? नहीं? प्रियांशु? नहीं? चलो देखो, AI अपॉन ID निकालने के लिए इतना आसान तो नहीं होगा, पर देखो जो BI है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। BI is the bisector of angle B, करेक्ट। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ABD में वापस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो, तो AI अपॉन ID विल बी इक्वल टू AB अपॉन BD हो जाएगा। AB अपॉन BD यानी स्मॉल c अपॉन BD। BD हमने निकाला हुआ नहीं है, तो BD को हम अलग से निकालेंगे। सिंस BD अपॉन DC इज इक्वल टू C/B, DC को इधर ले जाओ, C को इधर ट्रांसफर करो, तो BD अपॉन C इज इक्वल टू DC अपॉन B। ठीक है, रेशियो की प्रॉपर्टीज मैंने समझाई हुई है तुम लोगों को, ऊपर ऐड किया नीचे ऐड किया, BD प्लस DC डिवाइडेड बाय C प्लस B। BD प्लस DC का वैल्यू है A, सो दिस इज A अपॉन B प्लस C। देयरफॉर फर्स्ट और लास्ट वाला यूज करो तो BD का वैल्यू आ जाएगा, BD का वैल्यू आ गया AC अपॉन B प्लस C एंड DC का वैल्यू आ गया AB अपॉन B प्लस C। बोलो, सो फार सो गुड? है किसी को प्रॉब्लम? करूं प्रोसीड? Yes, sir. नाउ देयरफॉर AI अपॉन ID इज इक्वल टू आ गया C अपॉन BD। BD का वैल्यू वहां से डाल दो, AC अपॉन B प्लस C, यहां से C और C कट गया, फाइनली आई गेट B प्लस C इज टू A। करेक्ट। सो AI अपॉन ID का वैल्यू आया, हमारे रेशियो आया B प्लस C इज टू A। कर दूं नीचे वाला रब पूरा? आ गया सबको समझ में? Yes, sir. यस सर। नाउ अब हम रेशियो निकाल चुके हैं, तो अब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ए को मैंने बोला x1 y1, सी को x3 y3, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। करेक्ट। नाउ पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, b इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 डिवाइडेड बाई b प्लस सी, b इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 डिवाइडेड बाई b प्लस सी।
सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी सेम आ जाएगा, b इंटू वाई टू प्लस c इंटू वाई थ्री डिवाइडेड बाई b प्लस c। आ गया समझ में? अब देखो i के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए b प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे d के कोऑर्डिनेट से। अब ये वाला मैं bi वाला जो लाइन है उसको हटा देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, b प्लस सी इस टू ए का रेशियो है यहां पर हमारे पास में। b प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस सी इंटू दिस, a इंटू दिस डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ठीक है, b प्लस सी से इसको मल्टीप्लाई करो तो b प्लस सी और b प्लस सी कट जाएगा, मुझे मिलेगा bx2 प्लस cx3 प्लस a इंटू x1 मिल जाएगा, तो bx2 प्लस cx3 प्लस a इंटू x1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो b प्लस c प्लस a यानी a प्लस b प्लस c। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देता हूं तो आएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। कॉमा y कोऑर्डिनेट भी एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। बोलो। फाइनली हमने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डिराइव कर लिए हैं। ठीक है, साइड ए वर्टेक्स ए के ऑपोजिट, साइड बी वर्टेक्स बी के ऑपोजिट, साइड सी वर्टेक्स सी के ऑपोजिट। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल वुड बी ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c. Similarly, ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. आगे सबको समझ में? एनी डाउट? पक्का? चार मैंने ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो बताए थे, सेंट्रॉइड, इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दोनों वो वाले, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे भी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इतना टाइम अपने पास है नहीं, तो आज मैं यहीं पे क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है, थ्योरी अच्छी तरह से रिवाइज करनी है, अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है, अगली क्लास में शायद थोड़ा सा मिलना शुरू होगा, पहले एनसीईआरटी से करना है और फिर उसके बाद पाई शीट में से करना है। ठीक है, अभी काफी सारा थ्योरी है, उसके बाद ही हम प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। ओके, पिछला कोई भी काम पेंडिंग पड़ा हो पीएनसी का, कंप्लीट कर लो, हर हालत में कंप्लीट करके रखो, किसी भी चीज में लापरवाही मत करो और किसी भी काम को पेंडिंग मत रखो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you very Thank much. you, Good sir. night. Yeah, good night.